हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, इसके बाद मैं जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो लेके आऊँगी। इससे पहले मैंने 3 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो जिन्होंने नहीं देखा है पहले वो देख लें, उसके बाद ये आगे की वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिए, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो कैसे कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया था, किस तरह के इलेक्शंस होते हैं, दैट मीन्स के जनरल इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस के बारे में बताया था, वोटर लिस्ट दैट इज़ इलेक्टोरल रोल के बारे में बताया था, एंड कैसे बताया था कि कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसे नॉमिनेट करते हैं अपने आप को, या नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो कैसा होता है उनका। देन उसके बाद बताया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी है भी है या नहीं है। नॉमिनेशन फॉर्म दिखाया था कैसा होता है। इलेक्शन कैंपेन किस तरह से करवाए जाते हैं। उसके बाद बताया था पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, उनके बारे में बताया था कि किस तरह से पोलिंग होती है और वोट्स कैसे काउंट किए जाते हैं। तो आज हम जो देखेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, इंडिया के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो जैसे कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि इलेक्शंस में अनफेयर जो है प्रैक्टिसेस जो है वो परफॉर्म की जाती हैं, यानी कि धोखाधड़ी जो है वो इलेक्शंस के अंदर की जाती है। ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न रिपोर्ट्स के थ्रू हमें पता चलती हैं, और हमें पता चलता है कि किस तरह से उनके ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो अनफेयर हुए हैं। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग, और मैक्सिमम रिपोर्ट जो है वो किस तरीके की हमें देखने को मिलती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बोला, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम्स इन द वोटर लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट के अंदर उन पर्सन्स का नाम जो है वो हटा दिया होता है जो एक्चुअल में वोट देने वाले होते हैं, और उन पर्सन्स का नाम जो है वो ऐड कर दिया होता है जिनका नाम या जो वो पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होता ही नहीं है। ठीक है, कई बार ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स कि वोटर लिस्ट के अंदर उस पर्सन का नाम नहीं है जो वोट देने जाएगा, बट उस पर्सन का नाम है जिसने वोट देना ही नहीं है। तो इस तरह के एलिगेशंस वगैरह जो हैं, या इस तरह के अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। सेकंड, उन्होंने बोला गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ किया जाता है, किसके द्वारा? रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल्स के द्वारा। यानी कि जैसे कि हम बात करें, बीजेपी जो पार्टी अभी रूल कर रही है, ये क्या करेगी? गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को यूज़ करेगी, उनका मिसयूज़ करेगी। ठीक है, जो कि मतलब अपनी पावर का मिसयूज़ कर लिया, गवर्नमेंट चीज़ों का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक तरह से अनफेयर प्रैक्टिसेस है। देन उसके बाद क्या है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी। रिच कैंडिडेट जो होंगे, जो बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जो हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग जो हैं, जब वो इलेक्शंस में खड़े होंगे तो वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करेंगे। एंड वो क्या करेंगे? लास्ट में इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी वगैरह देंगे वोटर्स को, या फिर रिगिंग करेंगे पोलिंग डे के ऊपर। पोलिंग डे के बारे में मैंने बताया था, जिस दिन आप वोट कास्ट करने जाते हो, जिस दिन वोट देने जाते हो, उसको पोलिंग डे बोलते हैं। ठीक है, या फिर इलेक्शन डे भी बोला जाता है। तो रिगिंग का मतलब क्या होता है? रिगिंग का मतलब होता है कि फ्रॉड करना, फ्रॉड या फिर माल प्रैक्टिसेस करना। माल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अपराध करना। ठीक है, धोखाधड़ी करना या अपराध करना, जिसमें एक पार्टी या कैंडिडेट जो है अपने वोट्स को बढ़ाने के लिए क्या करती है? फ्रॉड करती है या अपराध करती है। कैसा अपराध या कैसे फ्रॉड वो करेगी? जैसे बैलेट बॉक्सेस जो होते हैं उनको क्या कर देगी? उन पर्सनस के वोटों से भर देगी जो पर्सनस वहाँ पे होंगे ही नहीं, या फिर वो एक ही पर्सन के वोट्स को बार बार जो है वहाँ पे काउंट करवा देंगे। ठीक है, उसी के वोटों को जो है वो मल्टीपल वोट्स बना देंगे। या फिर क्या करेंगे? कैंडिडेट्स को, या फिर सॉरी वोटर्स को क्या किया जाएगा? धमकी दी जाएगी, या फिर उनको रिश्वत दी जाएगी। इस तरह से वो क्या करते हैं? रिगिंग करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है? बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं इनमें से वो करेक्ट भी होते हैं, लेकिन व्हेन वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स, और हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, नाखुश होते हैं जब हम इस तरह की रिपोर्ट जो है उनके बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं। आगे क्या बोला हुआ है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ठीक है सॉरी, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ इलेक्शंस। ये इस कगार पे हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो ये इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है जिसकी वजह से हम इलेक्शंस के पर्पस को रोक सके या इलेक्शन के प्रोसेस को रोक सके। दिस बिकम्स क्लियर एज इफ़ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, और ये चीज़ जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी अगर हम एक इस तरह का क्वेश्चन करें। क्या एक पार्टी जो है वो इलेक्शन के
अंदर जो है वो जीत रही है एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बिकॉज थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। यानी कि क्या वो पार्टी जो है जिसके पास सपोर्ट नहीं है ज़्यादा, जिसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, क्या वो भी पार्टी में क्या वो भी पार्टी जो है वो इलेक्शंस में जीत सकती है? तो हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा भी होता है। ये नहीं है कि जो एक एक बार एमएलए बना है तो बार बार वही एमएलए बनेगा, ऐसा नहीं होता है। क्या पता वो एक बार एमएलए बन गया है तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो एमएलए ना बन पाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें ये बताती है कि इंडिया के अंदर इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है इसका, इसको ना देखने का, यानी कि इंडिया के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो क्यों नहीं की जाती हैं? बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है जो हमारे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है। तो एक सिंपल जो तरीका है, इलेक्शन जो है वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इलेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। और उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि क्या जो गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, क्या वो अपनी मर्जी से इलेक्शंस वगैरह करवा सकते हैं? देन उसके बाद क्या जो गवर्नमेंट है या जो रूलिंग पार्टी है वो उनको इन्फ्लुएंस करती है या प्रेशराइज करती है लोगों को कि वो हमें ही वोट दें? डू दे हैव इनफ पावर्स टू बी एबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? क्या उनके पास इतनी पावर होती है कि वो फ्री एंड फेयर मतलब साफ सुथरे तरीके से इलेक्शंस करवा सकें? डू दे एक्चुअली यूज दिस पावर्स? तो क्या वो अपनी इन तरह की पावर्स का, इन सभी पावर्स का यूज़ करते हैं? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो नीचे आपको दिया हुआ है कि ये जो जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर जो है वो, अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो यहाँ पॉजिटिव ही है। हाँ, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दैट मीन्स के वो लोग भी इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग भी अपनी मर्जी से इलेक्शंस के लिए अपने इलेक्शंस कंटेस्ट करवा सकते हैं, जो वोट दे सकते हैं। ठीक है, इन अवर कंट्री इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल बाय द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस को इंडिपेंडेंटली और पावरफुली करवाता है। वो जो है सेम इंडिपेंडेंस इंजॉय करता है जो इंडिपेंडेंस जुडिशरी इंजॉय करती है। दैट मीन्स जिस तरह की पोजीशन जुडिशरी के पास होती है उसी तरह की पोजीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी होती है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। एक बार जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट हो जाता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं होता, ना ही वो गवर्नमेंट को आंसरेबल होता है। दैट मीन्स कि अगर एक बार जो है वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब वो अपॉइंट हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो किसी को भी जवाबदेही नहीं होगा। जवाबदेही इन द सेंस कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करना इन द सेंस कि लीगल काम करना। ठीक है, उसको फिर ये नहीं है कि प्रेसिडेंट बोलेगा कि नहीं तुम बीजेपी को सपोर्ट करो, तुम बीजेपी के लिए ही काम करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वो ऐसा करता है तो वो प्रेसिडेंट के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। देन उसके बाद यही बोला हुआ है आगे, अगर रूलिंग पार्टी या फिर जो गवर्नमेंट है वो पसंद नहीं कर रही है कि जो इलेक्शन कमीशन जो है वो कर रहा है उसको वो पसंद नहीं कर रही है रूलिंग पार्टी, तब भी जो है वो ईसी दैट मीन्स के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो उस पार्टी को या उस चीज़ को क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है अपनी मर्जी से। बहुत कम इलेक्शन जो है वो वर्ल्ड के अंदर इस तरह के इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं जिस तरह के इलेक्शन जो है वो इंडिया के अंदर होते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर जो है वो डिसीजन लेगा हर एक कोड एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस के ऊपर फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ अ रिजल्ट। ठीक है, दैट मीन्स कि क्या है, इलेक्शन कमीशन जो है वो देखेगा, कंडक्ट करवाएगा और वो कंट्रोल रखेगा इलेक्शंस के ऊपर उस दिन से लेके तब तक जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है, वो अनाउंसमेंट भी करेगा कि इस दिन को इलेक्शन होंगे और वो फाइनल डेट जो है उसको भी बताएगा कि इस दिन जो है वो रिजल्ट निकाला जाएगा। देन उसके बाद क्या है, इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी गाइडलाइंस, कुछ ऐसे रूल्स, ऐसे नॉर्म्स जो कि फॉलो करने पड़ते हैं उन कैंडिडेट्स को जो इलेक्शन के लिए खड़े हुए होते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, अब वो जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो क्या करेगा, कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करेगा और वो पुनिश करेगा उस कैंडिडेट को, उस पार्टी को जो कि उसको वायलेट करेगा, जो कि उसको नहीं मानेगा वो उनको सजा भी दे सकता है। इलेक्शन पीरियड के दौरान पे ईसी जो है यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑर्डर करेगा गवर्नमेंट को कि वो कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करे ताकि गवर्नमेंटल पावर का जो है वो मिस यूज़ ना हो सके और वो अपनी पावर्स का यूज़ ना करें इलेक्शंस को जीतने के लिए, या फिर अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते उस समय पे। ठीक है, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जब आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तब गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है। तो जब वो ड्यूटी पे होते हैं, इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो ईसी के अंडर ही काम करेंगे। ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर काम नहीं करेंगे। जैसे अगर टीचर है तो उस समय पर वो टीचर की ड्यूटी नहीं दे रहा होगा, उस समय पर वो इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी और उसके ऑर्डर्स पे ही क्या करेगा, काम करेगा। देन उसके बाद बोला है 25 ईयर्स से ज़्यादा अब हो चुका है इलेक्शन कमीशन जब जो है वो अपनी पावर्स का अच्छे से यूज़ कर रहा है और उसने बहुत अच्छे से उसको एक्सपैंड भी किया है। इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करता है,
अगर गवर्नमेंट जो है वो कोई भी तरह के गलत काम करे तो वो उसको पूछ सकता है, ठीक है। जिस तरह से एक जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास जितनी पावर है उतनी पावर इलेक्शन कमिश्नर को भी दी होती है। जो रूलिंग पार्टीज है वो ये मतलब अगर उनको इलेक्शन कमिश्नर का काम पसंद नहीं आ रहा है तो वो उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकती है, ठीक है। फिर भी अगर उनको काम पसंद नहीं आ रहा है फिर भी उनको रूलिंग पार्टीज को क्या करना पड़ेगा, रूलिंग पार्टी को इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को मानना पड़ेगा, ओबे करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या है, आगे बोला गया है पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी कि अब इस इलेक्शन जो ये जो प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर कौन कौन सा पार्टिसिपेशन जो है कर सकता है या कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। जो अनदर वे है ये देखने का कि इलेक्शन जो है वो अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं, सही ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, वो क्या है, लोगों की पार्टिसिपेशन। इलेक्शन प्रोसेस जो है वो ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, पीपल जो है वो कंटिन्यू पार्टिसिपेट कर पा रहा है उन इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन कॉन्टेस्ट में। ये देखने के लिए जो है वो आपको नीचे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आपको बताया है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से लोग जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ ये एक डायग्राम सी बताई हुई है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि इंडिया का टर्नआउट जो है और यूके का टर्नआउट जो है वो कैसा रहा, ठीक है। जिसमें उन्होंने इंडिया जो है वो आपका ब्लू कलर का है एंड जो यूके जो है वो आपका पिंक कलर का है। तो जिसमें इन्होंने बताया कि ये देखिए 78 से कहाँ पे चला गया, ये 66 पे, और ये 56 से कहाँ पे आ गया, 66 पे, यानी कि यूके जो है वो डाउन में चला गया और इंडिया जो है वो अप में चला गया, ठीक है। टर्न आउट का मतलब होता है कि कितने परसेंट जो है वो अपना वोट देने गए हैं इलेक्शन के टाइम में, ठीक है। कितने वोटर्स ने अपना जो वोट है कास्ट किया है इलेक्शन के टाइम पे, उसको टर्न आउट बोला जाता है। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, पीपल की जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शंस के अंदर वो मेजर की जाती है, नापी जाती है बाय वोटर टर्न आउट फिगर्स। वोटर टर्न आउट फिगर्स के बारे में बताया ना कि कितने लोग जो है वो एक्चुअल में वोट देने गए हैं इलेक्शंस के टाइम पे, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोला हुआ है, ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, पिछले 50 सालों में जो टर्न आउट था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का वो कम हो गया एज कम्पेयर टू इंडिया के टर्न आउट से, ठीक है। इंडिया का टर्न आउट उस समय पे क्या था, 56 था, जो कि बढ़कर कहाँ चला गया, 66 चला गया। और अगर आप नॉर्थ की अमेरिका की और यूरोप की बात करें तो जैसे वो 78 से उसका फॉल हो गया और वो कहाँ तक पहुँच गया, 66 पे, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको सिंपल तरीके में समझाऊं तो 100 लोग हैं, समझ लीजिए 100 लोग हैं इंडिया के अंदर। इस 100 में से 33% जो हैं वो लोग 66 लोग जो हैं वो क्या करने गए हैं, वोट देने गए हैं। तो दैट मीन्स इंडिया का टर्न आउट कितना रहेगा, 66%, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। आगे देखिए सेकेंड पॉइंट क्या बोला जा रहा है, In India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section. Privileged section का मतलब हो गया वो लोग जिनको हर एक चीज़ या हर एक फैसिलिटी जो है अवेलेबल होती है। तो इंडिया के अंदर जो पुअर लोग, गरीब लोग जो हैं, अनपढ़ लोग जो हैं और जिनको हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, वही लोग जो है वो देखे जाते हैं, वोट देने जाते हैं एज कम्पेयर टू अमीर लोगों से और प्रिविलेज सेक्शन से। दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, और ये चीज़ जो है वो बिल्कुल अपोजिट है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अंदर क्या है, जैसे आपका यूके, फ्रांस वगैरह ये जितनी भी हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो अमीर लोग होते हैं वही वोट देने जाते हैं, जिनके पास सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है वही लोग वोट देने जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर वो लोग वोट देने जाते हैं जो गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं और जिनके पास हर एक चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, हर एक चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल्स, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था जब हमने ये स्टार्टिंग में आपकी पढ़ी थी, जिसमें ब्लैक्स और वाइट्स का जो था वो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था। तो उसमें क्या है, अगर इन्होंने अमेरिका की बात की तो अमेरिका के अंदर जो पुअर गरीब लोग हैं, जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, यानी कि जो अफ्रीका से पीपल लाए गए थे अमेरिका के अंदर गुलाम बनाकर, और जो हिस्पैनिक्स हैं, ये लोग जो हैं ये क्या करते हैं, इनको ये लोग वोट नहीं देने जाते हैं एज कम्पेयर टू अमीर लोग या फिर वाइट पीपल्स, यानी कि अमेरिकन पीपल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोला हुआ है यहाँ पे, देखिए ये देखिए यहाँ पे एक और फिगर यहाँ पे इन्होंने शो की हुई है, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जो 2004 में इलेक्शंस हुए थे ना, इन इलेक्शंस में इंडिया का और यूएसए का टर्नआउट क्या रहा। तो देखिए 56 बंदों ने पहले वोट दिया, जो अपर कास्ट के लोग थे, ठीक है। अपर कास्ट के लोगों में 56 बंदों ने वोट दिया। देन उसके बाद ओबीसी के 58 थे, एससी के 60 थे, एसटी के 61 थे, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या हुआ, ये नीचे से ऊपर बढ़ रहा था।
देन अगर हम यूएसए की बात करें तो यहाँ पे वाइट्स ने वोट दिया, ठीक है। यहाँ पे मतलब अपर कास्ट जो अमीर लोग हैं वो कम दे रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर जो वाइट लोग हैं वो यहाँ पे ज़्यादा वोट दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गरीब लोग, ठीक है। यहाँ पे ये डाउन में जा रहा है और वहाँ पे वो अप में जा रहा है, तो ये चीज़ यहाँ बताई हुई है। थर्ड पॉइंट क्या था आपका, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शन, दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। यानी कि जो कॉमन पीपल होते हैं ना इंडिया के अंदर, वो ज़्यादातर इलेक्शंस के साथ जो है वो अटैच होते हैं। जैसे आप बहुत सारे अपने रिलेटिव्स को भी देखोगे, मोहल्ले में सुनोगे कि सारे लोग जो है वो इलेक्शंस के बारे में बात करें, तो वो लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं इलेक्शंस से, या आप बोल सकते हो पॉलिटिकल सिस्टम से। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि इन इलेक्शंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, सो दैट कि वो डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के साथ आए जो कि हम चाहते हैं। दैट मीन्स जो कॉमन पीपल जो चाहते हैं उनकी डिमांड को आगे रखा जाएगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। उनके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। दे आल्सो फील दैट, वो इनको ये लगता है कि उनका जो वोट है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है एक कंट्री को आगे रन करने के लिए। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी डाल सकते हैं। फोर्थ क्या बोला हुआ है, फोर्थ यहाँ पे इन्होंने बोला है, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, वो लोग जो किसी भी इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आपकी कैंपेनिंग वगैरह होती है, मीटिंग्स वगैरह होती है उसके अंदर। तो यही बोला हुआ है कि जो इंटरेस्ट है वोटर्स का इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, वो दिन ब दिन सालों ब साल बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके जो इंटरेस्ट है वो भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो 2004 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 1/3 जो वोटर्स थे उन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है उन्होंने अपने आप को क्लोज समझा था उस पॉलिटिकल पार्टी के, ठीक है। और हर एक मेंबर जो था, मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी का में से 7 वोटर्स जो थे वो उसके मेंबर थे। दैट मीन्स देखिए इंडिया के अंदर मैं आपको बात बताऊं 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से 33% लोग जो थे उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कैंपेन्स में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इस 100 में से जो हाफ पॉपुलेशन थी वो क्या कर रही थी, अपने आप को किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपने आप को क्लोज समझ रही थी। देन उसके बाद जो हर एक पार्टी में से 7 मेंबर जो थे वो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर समझ रही थी। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताई हुई है। देन उसके बाद आपका आ जाता है आगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ठीक है, कि इलेक्शन जो मतलब हुए हैं उनके रिजल्ट को लोग जो है वो किस तरीके से लेते हैं। आउटकम का मतलब हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो लोग जो है जैसा ही इलेक्शन का रिजल्ट हुआ तो लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो फाइनल टेस्ट होता है फ्री और फेयरनेस इलेक्शंस का, उसका क्या होता है, वो आउटकम इटसेल्फ, यानी कि उसका रिजल्ट। इलेक्शंस अगर फेयर और फ्री नहीं हुए हैं तो जो आउटकम है वो कभी भी पावरफुल नहीं रहता है। इन सच अ सिचुएशन जो रूलिंग पार्टीज है वो इलेक्शंस नहीं हारेंगी। दैट मीन्स कि अगर इलेक्शंस अच्छे तरीके से नहीं होंगे तो जो रूलिंग पार्टी होगी वही हर बार जो है वो रूल करने लगेगी, वही हमारी गवर्नमेंट चलाएगी। जैसे मैं अगर बीजेपी की बात करूँ तो पिछले साल भी बीजेपी थी, इस साल भी बीजेपी है, नेक्स्ट ईयर फिर अगर बीजेपी आ जाएगी, तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ भाई चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। बट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे बीजेपी है, इस साल भी बीजेपी है, पिछले साल भी बीजेपी थी, उससे अगले साल भी बीजेपी आ जाती है, फिर उसके अगले साल जो है वो बीजेपी आ जाती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, और फिर क्या है, वो पार्टी तो कभी हारेगी ही नहीं। यूजुअली क्या है, जो लूजिंग पार्टी है डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ अ रिजिड इलेक्शन। तो जो पार्टी हार जाएगी तो फिर वो क्या करेगी, उस इलेक्शन को जो है वो उस इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगी और उसको बोलेगी कि ये एक रिजिड इलेक्शन है, ये एक फ्रॉड किया गया है, ठीक है। तो आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ, जो रिजल्ट है इंडिया के इलेक्शन का वो अपने आप में एक कुछ बातें करता है। वो क्या है, जैसे जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली क्या करेगी, इलेक्शन को अगर हारती जाएगी नेशनल और स्टेट लेवल दोनों जगह पे, तो फिर क्या होगा, 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शन हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लॉस्ट। तो फिर क्या होगा, दैट मीन्स कि वो इलेक्शन जो है वो 25 सालों में 2 या 3 बार ही हुए होंगे। इसका कहने का क्या मतलब है कि जब एक ही पार्टी बार बार जीतती जाएगी, दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिलेगा, दैट मीन्स कि फिर वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। सेकेंड पार्टी इन्होंने क्या बोला, इन द यूएसए एंड इनक्यूबेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। इनक्यूबेंट का मतलब क्या होता है, वो पॉलिटिकल ऑफिस मतलब एक वैसी आप बोल सकते हो वो पार्टी जो कि अभी क्या है, रूल कर रही है, ठीक है। क्या है,
जो पार्टी अभी रूल कर रही है, जैसे अभी हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो यूएसए के अंदर जो रूलिंग पार्टी है वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मतलब रियरली लॉसेस एंड इलेक्शन, वो वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हारती है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो बहुत आधे से ज़्यादा जो एमपीज़ हैं, जो एमएलएज हैं, वो नेक्स्ट टाइम जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं। ठीक है, यूएसए की अगर हम बात करें तो जो इस समय पे रूलिंग पार्टी है वही अगले समय पे आ जाएगी, वहाँ पे वो इलेक्शंस नहीं हारती है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो अभी एमपी हैं, अभी एमएलए हैं, तो मे बी शायद नेक्स्ट टाइम वो जीत ना पाए। ठीक है, ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद आगे क्या बोला है, कैंडिडेट्स हु आर नाउन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड बाइंग वोट्स एंड दोज हु विद नाउन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लॉस इलेक्शंस। तो कैंडिडेट जो कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं वोटिंग्स को खरीदने में, और वो लोग जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्शंस को बहुत ही कम जो है वो हारते हैं। वो लोग जो है वो इलेक्शन जीत ही जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास पैसा ज़्यादा, और दूसरा वो क्या करते हैं, उनके ऊपर मतलब क्रिमिनल केस जो है वो लगे होते हैं या उनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं। तो लोग डर जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है लोगों को कि भाई अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपको मरवा देंगे, या हम आपको उठवा लेंगे, या हम मतलब उनको धमकियाँ दी जाती हैं। तो फिर लोग डर डर के जो है वो वोट दे देते हैं उनको, इसलिए वो हार नहीं पाते हैं। बैरिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। तो कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं, जैसे वही धमकाया वगाया जो है, या फिर आप बोल सकते हो, तो क्या बता रही थी, कई बार ऐसा होता है कि कुछ इलेक्शंस में डिस्प्यूट हो जाता है, जिसमें फिर पीपल्स का जो डिसीजन होता है, जो वर्डिक्ट होती है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या क्या चैलेंजेस जो हैं, क्या क्या मुकाबला बोल सकते हो, या क्या क्या चैलेंजेस जो है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को फेस करने पड़ते हैं। तो एट ऑल दिस लीड्स टू ए सिंपल कंक्लूजन। तो इसमें एक सिंपल कंक्लूजन जो है इन्होंने करके बताया कि इलेक्शन जो इंडिया के अंदर होते हैं वो फ्री और फेयर ही होते हैं, यानी कि बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करवाए जाते हैं। जो पार्टी इलेक्शन जीतती है वही पार्टी जो है वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, और अपने पीपल्स के जितने भी राइवल्स या जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सामने लेके आती है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी, और ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट्स जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ मनी पावर के लिए जो है वो क्या करते हैं, इलेक्शंस को करवाते हैं, या इलेक्शंस में आते हैं, या लड़ते हैं इलेक्शंस को। ठीक है, बट जो ओवरऑल वर्डिक्ट है एक जनरल इलेक्शंस का, वो एक पॉपुलर प्रेफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है वो देखने को नहीं मिलती हैं। बहुत ही एक्सेप्शन केसेस होते हैं जहाँ पे देखा जाता है कि वो लोग जो है वो पैसे का यूज़ करके इलेक्शन में आए हैं और अपनी पावर के लिए जो है वो इलेक्शंस लड़ रहे हैं। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शन टू दिस, और ये चीज़ें यही बोली है, ये 60 नहीं 70 आ जाएगा। पिछले 70 सालों में हमने अपने इंडिया के अंदर जो है वो देखा है कि इंडिया के अंदर इस तरह की चीज़ें जो है वो बहुत ही कम केसेस में हमने देखा है कि लोग जो है वो पैसे का यूज़ करके धमकियाँ दे के जो है वो इलेक्शंस में आए हैं। और यही चीज़ जो है वो इंडिया को क्या बनाती है, इंडिया की इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, वो पिक्चर्स जो हैं वो क्या है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को जो है वो क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को लेके आ रही है। जैसे आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज, क्या लोगों की जो नॉलेज है इलेक्शंस को लेके क्या वो सही है या सही तरीके से है, लोग अपनी मर्जी से ही क्या करते हैं, वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, क्या जो वोटर्स हैं उनके पास रियल चॉइस होती है, क्या वो अपनी मर्जी से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर सकते हैं। इज इलेक्शंस रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, क्या उस इलेक्शन के अंदर कोई भी पर्सन जो है वो अपना इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है, बट उसके लिए सिर्फ 2 ही कंडीशन होनी चाहिए। एक तो वो 18 प्लस होना चाहिए, 25 प्लस होना चाहिए, और ठीक है, तो और साथ ही साथ में उसके ऊपर किसी भी तरह के क्रिमिनल केसेस जो है वो नहीं होने चाहिए। तो कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन, क्या एक जो आम आदमी है वो भी मतलब ये उम्मीद लगा सकता है कि वो जो है इलेक्शन जीत सकता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन जो है ना ये लाए गए, इनकी कुछ लिमिटेशंस और कुछ चैलेंजेस हैं इंडियन इलेक्शंस के अंदर, जो कि हमारी अटेंशन जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें क्या है, जैसे कि इन्होंने बताया, देखिए इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि वो कैंडिडेट और वो पार्टी जो कि बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाते हैं इलेक्शंस के अंदर ताकि वो जीत जाएं, लेकिन वो क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जीते ही जीते, और ये चीज़ जब वो ज़्यादा पैसा लगाएंगे, ज़्यादा मतलब शोशाबाजी करेंगे, तो इस चीज़ से जो स्मॉलर पार्टीज़ और इंडिपेंडेंट पार्टीज़ होती है ना, उनको जो है लगने लगता है कि भाई अब हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, अब इनके पास पैसा ज़्यादा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट्स वो होते हैं जो अपने बलबूते पे खड़े होते हैं, वो किसी भी पार्टी के साथ नहीं ज्वाइन करते हैं। इफ़ सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज। यहाँ पे यही बोला हुआ है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे क्या किया होता है,
जहाँ पे कैंडिडेट जो हैं उनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज होती है ना, वो उनको बाहर निकाल देती हैं और खुद क्या करती हैं, एक मेजर टिकट जो है वो हासिल कर लेती हैं किसी भी बड़ी पार्टी से, और या फिर उनको डरा धमका कर जो है वो उनको वही डराया जाता है कि भाई हम आपको मरवा देंगे, हम आपको उठवा लेंगे, किडनैप करवा लेंगे। तो इस तरह से लोग डर के उनको क्या करते हैं, कुछ पार्टीज जो है वो भी उनको टिकट प्रोवाइड कर देती है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। क्या होता है, कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो सिर्फ अपनी ही क्या करती हैं, फैमिली को आगे लेके जाती है। परिवारवाद जो है वो जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, अगर कोई चाचा खड़ा है, कोई मामा खड़ा है, तो वो चाहेगा उसका भतीजा, उसका बेटा वैसे ही जो है वो वापस इलेक्शन में आए या पॉलिटिकल सिस्टम में आए, तो वो उसको टिकट दे देते हैं। Very often elections offer little choice to ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices। बहुत कम इलेक्शन जो है वो इस तरह से देखने को मिलेंगे कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो उनको चॉइस दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से क्या कर सके, इलेक्शन ले सके, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो तो यही सोचेगा कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है तो फिर मैं किस तरह से वोट जो है वो कर पाऊंगा। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। जो छोटी छोटी पार्टीज होती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो बहुत सफर करते हैं बिगर पार्टीज के कंपैरेटिवली, यानी कि बिगर पार्टीज वही ज़्यादा पैसा लगाएगी, ज़्यादा खर्चा करेगी, ठीक है, अपना सपोर्ट दिखाएगी, कहीं पे भी पैसा फेंकेगी तो वोट ले सकती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट पार्टीज को क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को क्या करती हैं, सफ़र करने में मजबूर कर देती हैं। ये जो चेंजेस है ना, ये नहीं होने चाहिए इंडिया के अंदर, बट आल्सो इन मैनी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज। ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं है, और बहुत सारी डेमोक्रेसीज के अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। दैट इज़ वाई सिटीजन, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म्स इन अवर इलेक्टोरल सिस्टम। इसीलिए जो हमारे नागरिक हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ ही साथ में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाहती हैं कि इन सभी हमारे इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर जो है बदलाव लाया जाए, चेंज लाया जाए। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप जो है वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स के बारे में सोच सकते हैं? व्हाट कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन टू डू फेस दीज चैलेंजेस? और एक आम आदमी जो है वो इन चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर सकता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और अगर स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो जो है वो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।